student, this is Vikram. Last class we solved some questions related to inverse of matrix and adjoint. Today I am gonna teach you application of determinant and Cramer's rule. So without wasting time, let's start. देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल. मान लेते हैं एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की वर्टिसेस हमारे पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब अभी तक आपने क्या सीखा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहां पर हम दूसरे तरीके से यानी डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे. लेकिन कैसे? देखिए बड़ा सिंपल है. ये डेल डेल यानी डिटर्मिनेंट, ये आपने लिखा हाफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. यहां पर आपके पास आ गया 1 1 1. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर हो गया. अगर आप ऐसा ना लिखो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको x1 y1 और x2 y2 x3 y3 पता है तो. क्लियर हुआ? नहीं पता है तो आप इस तरह से लिख दीजिए. इस तरह लिख के भी कर सकते हो. अब आप पूछोगे ये यहाँ पर कैसे आया? ये आपको लगाना है तब जाके ये बनेगा फॉर्मूला. क्लियर हुआ अच्छे से एकदम. अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. चलिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. आपको क्या करना है? सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें. देखिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये क्लियर हुआ? ये आपके पास क्या था? फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए. यहाँ पर x1 क्या है? -4 और x2 क्या है? 2. x3 क्या है? 2. ठीक है. y1 कितना है? 3. y2 कितना है? 3 एंड y3 कितना है? -3. ये क्लियर हो गया. वैल्यूज को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. तो ये कितना हुआ? हाफ x1 हमने -4 पुट किया, y2 माइनस y3 तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा. x2 कितना है? 2. यहाँ y3 माइनस y1 तो y3 कितना है? -3 और यहाँ पर ये -3 प्लस x3 कितना है? x3 आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है? 2 तो ये हुआ 2 और y1 माइनस y2, y1 कितना है? 3 y2 कितना है? 3. सॉल्व कर लेते हैं इसे. तो हाफ -4 6 2 6 0. ये क्लियर हुआ. -24 माइनस कितना आएगा? 12 36 माइनस 36 कैंसिल होके 18 टाइम्स आ जाएगा, -18. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए आपको हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा कितना लेना है? पॉजिटिव लेना है. अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है. क्योंकि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी का आप एरिया निकाल रहे हो इट मीन्स वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है. नेगेटिव में तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसीलिए हम उसको किस में काउंट करेंगे? पॉजिटिव के अंदर. यही क्वेश्चन इस तरह से भी आपको गिवन था. ये गिवन हो सकता है आपको ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया, आपको इनमें से जैसे आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोल सकता है. क्लियर हुआ? ये वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोल सकता है. इसे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो -18 होगा. x की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ x द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज -18. क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं. नेक्स्ट है आपके पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
1 मार्क और 2 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, इसलिए ध्यान से देखना। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल से लिंक कर देते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हुआ देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कंसेप्ट समझिए, आपने किसी का एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर एरिया ही 0 है इट मीन्स ये ट्रायंगल ही नहीं है। जब ये ट्रायंगल का एरिया 0 है इसका मतलब हुआ ट्रायंगल नहीं है, और अगर ट्रायंगल ही नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि वो एक लाइन पर है, वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर है। जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखिए क्या लिखना है, सिंपल सा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख देते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर ये 0 है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक एग्जांपल देखिए, ये आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है ये आपके पास कोलिनियर है, ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, इसे प्रूव करना है। तो सिंपल सा इसे हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ 52 88 111। एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ये 3 देन 2 माइनस 8 प्लस 2 कैंसल 5 माइनस 8 देन प्लस 1 40 माइनस 16। तो इसे सॉल्व करने पर आया 3 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 24। ये क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आएगा आपके पास हाफ माइनस 18 माइनस 6 प्लस 24 कितना है, 0। ये देखिए प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया तो 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 0। इट मीन्स these points are collinear, it means these points are collinear। ये क्लियर हुआ? अगर अच्छे से क्लियर हुआ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करनी है, 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए आपके पास x1 और y1 है, b आपके पास x2 और y2 है। क्लियर? एक पॉइंट है p x, y, ये लाइन से पास कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में क्या होगी, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर आप देखिए, अगर एक ही लाइन से पास कर रहे हैं तो इसे लिंक करते हैं कोलिनियर से। कोलिनियर को किससे लिंक किया था, ट्रायंगल से। इसे लिंक करते हैं कोलिनियर से। क्या केस है, बड़ा सिंपल। अगर ये तीनों एक ही लाइन पर हुए, अगर ये तीनों एक ही लाइन पर हुए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो है वो कोलिनियर होगा। और अगर ये कोलिनियर हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 xy और ये 1 1 1 इज इक्वल टू कितना आया, 0। क्लियर हुआ? तो ये इसका मेन फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं और इसे क्लियर करते हैं। ये आपके पास है 3, 1 9, 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू these 2 points। क्लियर? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इन दोनों से पास कर रही तो एक पॉइंट आप लाइट कर सकते हो, लाइट पॉइंट P x, y lie on line। ए भी नाम दे देना,
क्लियर, इसे हम ए भी नाम दे देते हैं। तो क्या क्या है आपके पास 3,1, 3,1, बी है आपके पास 9,3। ये क्लियर हुआ, एक पॉइंट आपने मान लिया ए बी। तो सिंपल सा है, पुट कर दीजिए x1 y1 9,3 और ये xy 1,1,1 इज इक्वल टू 0। ये हाफ हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्लियर, इस 2 को 0 के अंदर भेज दिया तो ये आपके पास हुआ प्लस माइनस प्लस। एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग R1। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक्सपेंड करना बहुत बेटर तरीके से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था जब हमने डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था। तो अगर आपको वो वीडियो अभी तक क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे से लिंक होगी, पीछे वाले चैप्टर से, पीछे वाले टॉपिक से लिंक होगी यहाँ पर। तो देखिए एक्सपेंड अलोंग R1 है, तो ये 2 को 0 में भेज दिया, इसे एक्सपेंड कर दीजिए 3, ये हुआ 3 माइनस वाई माइनस 1 9 माइनस एक्स एंड प्लस 1 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। देख लीजिए x कितना है आपके पास माइनस 3x और ये x कितना हुआ माइनस का 2x और ये x कैंसिल हो गया एक तरह से 3y और यहाँ पर ये माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल 9y माइनस 3y माइनस प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। चाहे आप कॉमन ले सकते हो, माइनस 2 तो बच जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 आपके पास वो इक्वेशन है। क्लियर हो गया, अच्छे से इक्वेशन फाइंड कर ली। क्या था टॉपिक, क्या था 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको इसमें फाइंड करना था। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल में क्या होता है, x और y की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। आपने 10th क्लास में x और y की वैल्यू फाइंड करने के 3 मेथड देखे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर एक मेथड और आपको ऐड करना है। क्या करना है, देखिए आपकी डिक्शनरी में बस एक मेथड और ऐड कर दीजिए। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। मान लीजिए एक इक्वेशन है a1x b1y और d1, a2x b2y और d2। क्लियर है, ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से। सबसे पहले x का कोएफिशिएंट क्या है, आपको 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, डेल x और डेल y, और अगर 3 वेरिएबल है तो डेल z भी आ जाएगा। अब डेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है a1, y का कोएफिशिएंट b1, यहां पर a2, यहां पर b2। आप सब लोग जीनियस हो, सॉल्व करना आपको आता है a1 b2 डिटरमिनेंट वाले मेथड से ही a2 b1। ये क्लियर हो गया अच्छे से एकदम। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे डेल x की। डेल x फाइंड करना है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। अगर डेल x फाइंड करना है तो x वाले कॉलम को छोड़ दो, x वाले कॉलम को छोड़ दो, कांस्टेंट से स्टार्ट कर दो। तो ये हो जाएगा d1 d2 और b1 b2। इसे सॉल्व कर लीजिए, d1 b2 माइनस b1 d2। क्लियर हुआ। इसी तरह डेल y फाइंड आउट करने, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर y फाइंड करना है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा a1 a2 d1 d2। अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस ध्यान से सुनो। जब आप x की बात करोगे, देखो स्टार्ट आपको हमेशा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये हमेशा कांस्टेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपको x की बात करनी है, x की वैल्यू के लिए निकालोगे तो कांस्टेंट वाला एक, फिर ये 2, ठीक है। अब देखो, अब आपको वापस देखना, अगर मान लीजिए मैं y के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं तो फिर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये देखो क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, अब ये और भी इजी हो गया। अब आपको डेल x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, डेल x अपॉन डेल, और अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, डेल y अपॉन डेल। बहुत इजी है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा।
कुछ पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने, ये 10th में भी पॉइंट थे, अभी भी वही पॉइंट है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कौन कौन सा है? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक, इफ a1 upon a2 is b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 then it has no solution, the system is called inconsistent। clear? और थर्ड पॉइंट है, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 it has infinite number of solution, the system is called consistent and dependent। अब इसके लिए क्या कंसेप्ट है? सिंपल सा पैरेलल लाइन वाला था, और यहाँ पर यूनिक क्या है? ये है। क्लियर? और ये क्या है? कोलिनियर है। ये आपका क्लियर हुआ अच्छे से। तो इसके बाद देखिए, अब मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको सीखना है क्रैमर रूल। एक क्वेश्चन देखते हैं क्रैमर रूल से। देखिए क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y बराबर 9 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। चलिए आपको ध्यान से देखना है, a1x b1y c1 या d1 जो भी आप मान रहे हो, a2x b2y c2 या d2 जो भी आप मान रहे हो। क्लियर? आपको क्या क्या फाइंड करना था? डेल x डेल y, यही फाइंड करना था। चलिए डेल फाइंड करते हैं। कैसे? इनके जो कोएफिशिएंट है वो लिख दीजिए। सॉल्व किया, -4 -9 -13 आ गया। क्लियर? अब हम किसकी बात करेंगे? डेल एक्स की। डेल एक्स कैसे निकालना है? बड़ा सिंपल, एक्स वाले को छोड़ दो, बाकी के जो एलिमेंट्स वो लिख दो। तो यहाँ पर क्या है? 9 7 3 एंड -2। तो ये कितना हो जाएगा? 9 2 = 18 -21 -39। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? डेल वाई। डेल वाई कैसे फाइंड करेंगे? तो वाई वाले को लिखा, अब क्या लिखना है? 2 3 9 7। क्लियर? अगर आपको अभी भी डाउट है तो इसके पहले वाला जो मैंने आपको लिखवाया फॉर्मूला वो देख के आप लिख सकते हो। 7 2 = 14 -9 3 = 27। क्लियर हुआ? कितना बचेगा? 13 -13। क्या फाइंड करना है? x। कैसे फाइंड करेंगे? डेल x अपॉन डेल x कितना है? -39 और डेल कितना है? -13। कैंसिल हुआ, कितना आया? 3। y की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे? डेल y अपॉन डेल y कितना है? -13। डेल कितना है? -13 कट जाएगा 1 टाइम। x इक्वल टू कितना आया? 3 एंड y इक्वल टू कितना आया? 1। इजी है ना? बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। 3 वाले केस में सिर्फ एक डेल z और जुड़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। अभी हमने 2 वेरिएबल किया, उसका क्वेश्चन किया, अब हम 3 वेरिएबल की बात करेंगे। सेम कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब अगर आपको कंफ्यूज होता है, आप नेट पे और भी वीडियोस ढूंढोगे, कोशिश करोगे कि क्रैमर्स रूल्स आपको और इजीली आ जाए। एक लाइन बता रहा हूं, याद रख लेना, कोई जरूरत नहीं है किसी वीडियो की। आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो x को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, y की निकालनी है तो y को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, z के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो z को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, निकल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए ये डेल निकाला, डेल x, तो x वाले को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल y है तो फर्स्ट वाली लाइन एज इट इज आ जाएगी, a1 a2 a3 c1 c2 c3 और y को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, d1 d2 d3। और इसी तरह से डेल z फाइंड आउट करना है, बड़ा सिंपल सा है। क्या करोगे? z के लिए हो रहा है तो यानी फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 1 2 3, ये b1 b2 b3 और यहां पर आ जाएगा d1 d2 और d3।
ये वैल्यू निकल गई। सिंपल सा। अब क्या करना है, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है देन डेल x अपॉन डेल, y की वैल्यू फाइंड करनी है देन डेल y अपॉन डेल, एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है देन डेल z अपॉन डेल, ये वैल्यू निकालनी है। और कुछ पॉइंट है जो मैं आपको भी बताता हूँ। ये क्लियर हुआ अच्छे से? वापस सुनिए ध्यान से। ये तीन इक्वेशन है आपके पास। थ्री वेरिएबल की अगर हम बात करें क्रैमर्स रूल के लिए तो क्या करना है, डेल का फॉर्मूला तो वही एक कांस्टेंट लिख दीजिए, कोएफिशिएंट जो है वो लिख दीजिए सारे, ठीक है। जब हम किसी वेरिएबल की बात करेंगे, जैसे x के लिए अगर हम डेल x निकालेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, x वाले की जगह x वाले को रिप्लेस कर देंगे किससे, कांस्टेंट वाली लाइन से, और बाकी के जो टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगी, बाकी जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज आ जाएंगे। y की बात करेंगे तो y को रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया, रिप्लेस किया है इसको कांस्टेंट से, यहाँ पर b के लिए इसको रिप्लेस किया कांस्टेंट से, यहाँ पर इसको रिप्लेस किया। अब आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर हुआ अच्छे से? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन जो है आप उसमें मुझे बता सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए अब कुछ पॉइंट नोट कीजिए। देखिए 3 पॉइंट है, जहां पर वहां पर उस इक्वेशन में भी आपके पास यही था जब 2/2 का हमने किया था, 3/3 के केस में भी सेम ही है। क्या है, if del is equal to 0 then system of equation have unique solution and is called consistent, और वहां पर भी सेम था। if del is equal to 0 then del 1 del 2 del 3 is equal to 0। अब यहां पर देखना del is not equal to 0 है, यहां पर भी del is not equal to 0, यहां पर भी del is not equal to 0 है। क्यों? क्योंकि आपको याद हो del x इक्वल टू था डेल एक्स अपॉन डेल, तो ये तो 0 वैसे भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइंड का केस बन जाता है। इफ डेल is not equal to 0, del 1 del 2 del 3 is equal to 0, then system of equation is consistent or inconsistent and have infinite solution। Then next is, if del is not equal to 0 and one of del 1 del 2 and del 3 is non-zero, then system of equations is consistent and have no solution। क्लियर? ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, किसके साथ, क्रैमर्स रूल के साथ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, मैट्रिक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजेनस सिस्टम इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अब आपको क्या करना है ये ध्यान रखना। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको सिर्फ इतना सा करना है। यहाँ पर देखिए ये जो कोएफिशिएंट है इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने का एक मेथड है ये मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास है A11 A12 A13 सॉरी B12 B और C13, ठीक है। इसी तरह A21 B22 B23 C21 C31 C32 C33। क्लियर हुआ? यहां पर मैं लिख सकता हूं x y and z, और इज इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म है आपके पास d1 d2 एंड d3। इसे आप कैसे लिख सकते हो, ये जो आपके पास वैल्यूज है कोएफिशिएंट जो है इसे हम a मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास, अब ये अननोन क्वांटिटी, ये नोन क्वांटिटी, ये अननोन क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ये आपके पास कांस्टेंट है इसे हम b मान लेते हैं। तो आपके पास हुआ ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x क्या है, मैट्रिक्स है, क्योंकि हम मैट्रिक्स मेथड से ध्यान रख फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्री मल्टीप्लीकेशन, ना कि पोस्ट, ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन में भी प्री बोल रहा हूं मैं, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, बोथ साइड करेंगे तो ये ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। यहां पर ए इनवर्स कितना होता है, आई। क्लियर? अब ये हुआ एक्स ए इनवर्स बी। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई का मतलब वो एक तरह से 1, और 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x ही आएगा। यहां पर कितना आया, a इनवर्स b, और इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब कोई भी इक्वेशन आपको इसमें फॉर्मेट में गिवन होगी तो हम उसे इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, और x अब यहां पर क्या है, इसके बाद a इनवर्स फाइंड करना है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था। a इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर?
और b क्या है आपके पास, b आपके पास ये पूरी टर्म थी। क्लियर हुआ? इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट पॉइंट दीज आर कोलिनियर। कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, तो आप इसे यहां पर लिख देता हूं, बी सी ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हाफ है। ठीक है, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये वाला पोर्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके पास हाफ है, तो ये हाफ बी सी, ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, देन ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करा, इसे इसमें ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो, एक ही बात है। तो हम C1 पर अप्लाई कर देते हैं, C1 प्लस C2, तो आपके पास होगा हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ आपके पास ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी, 1 1 1। अब आप ये देख सकते हो ये पूरा कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों सेम है। ठीक है, कॉमन आ रहा तो ये कितना बन जाएगा, 1 1 1। अगर ये 1 बन गया तो ये इसे आप लिख सकते हो इस तरह से, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 1 1 1, ए बी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी, देन 1 1 1। if two rows or two columns are, अगर आपने प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ा होगा तो, if two rows and two columns are identical, मैंने एक वर्ड बताया था, if two rows and two columns are identical then value of determinant is 0। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 0, और 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0। तो ये किसका हुआ, राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? क्या किया, वापस देख लो हमने क्या किया, ये आपने लिखा, जो आपके पास वैल्यू गिवन थी वो आपने पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपको देखना है कि ये प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है क्या। अगर प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है तो आप कोशिश करना प्रॉपर्टी ही अप्लाई करो, इससे आपका कैलकुलेशन टाइम जो है वो बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करी। प्रॉपर्टी क्या अप्लाई की, इसमें इसको ऐड कर दिया। ऐड करने से ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, ऐड करने के बाद ये पूरा बन गया, इस पूरे को बाहर निकाल लिया हमने, ये रहा यहाँ पर, ये कितना बचा, 1 1 1। ये क्लियर हुआ? फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, इसलिए हमने इसे क्या कर लिखा, डायरेक्ट 0 विच इज राइट हैंड साइड। ये क्लियर हो गया आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज मैट्रिक्स मेथड एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब आपको इसे किस तरह करना है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। देखिए मैंने आपको जो प्रोसेस बताया आपको सिर्फ वो ही फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कोएफिशिएंट क्या क्या है, 5 -3 1 एंड 2, और यहाँ पर क्या है, x और y। मल्टीप्लाई करोगे तो वापस सेम इक्वेशन बन जाएगी। इज इक्वल टू में आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, x, और ये आपके पास क्या है पूरा b। क्लियर हुआ? अब प्री मल्टीप्लाई वाला मैंने आपको केस बताया था, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b। आपको यहाँ से x फाइंड करना है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अब सबसे पहले आपको a इनवर्स फाइंड करना है, विच इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। ये क्लियर हुआ? और देन आपके पास जो भी इनवर्स निकला उसे b से मल्टीप्लाई करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a हम फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है, 5, इसे लिख देते हैं 5 -3 1 एंड 2, तो 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 3, ये हुआ 13 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स
क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, प्लेस चेंज साइन चेंज, प्लेस चेंज कर दीजिए 2 5, साइन चेंज कर दीजिए -1 +3, ये क्लियर हुआ? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हुआ 1/13 2 3 -1 और 5, ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना था, x इक्वल टू कितना होता है ए इनवर्स बी। तो यहां पर हम देखिए ए इनवर्स की वैल्यू है 1/13 2 3 -1 एंड 5, और b की वैल्यू है आपके पास 2 एंड 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/13 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट इसे अब किससे करोगे तो -2, और इससे करोगे तो +15, तो 1/13 13 और ये भी 13, सॉल्व करोगे तो 1 और 1 आ जाएगा। तो आपके पास x की जो वैल्यू आई है वो है 1 और 1, लेकिन ये x तो सिंगल है, नहीं ये x कैसा है आपका x और y, तो ये x एक्चुअल में कैसा है x और y, तो इससे ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, तो आप बता सकते हो x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू भी कितना है 1 है। वापस देखिए हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूज मैट्रिक्स मेथड एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या लिखा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमारे को क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। आपने पहले डिटर्मिनेंट चेक किया है कि क्या ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तभी क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो या एग्जिस्ट करेगा, तो आपने अब हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, प्लेस चेंज साइन चेंज। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसी में देख लेते हैं, इन दोनों के प्लेस चेंज करें, इन दोनों के साइन चेंज करें, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया तो आपको आया, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, इसको सॉल्व किया आपने, ये एडजॉइंट ऑफ ए तो डायरेक्ट ही है, तो ए इनवर्स हो गया 1/13 यानी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हमने क्या किया, अब आपको तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए आपने क्या किया, ए इनवर्स और b को मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स क्या है, ये पूरा, और b क्या है, ये पूरा। इसको सॉल्व किया, आपको ये वैल्यू मिली, इसे भी सॉल्व किया, ये वैल्यू मिली। यहाँ से आपने देखा कि x इक्वल टू 1,1 मिल रहा है, लेकिन x एक्चुअल में कितना है, x एक्चुअल में है x और y, तो x इक्वल टू कितना हुआ 1 और y इक्वल टू कितना हुआ 1। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है, सिंपल प्रोसेस आपका वो ही है। राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन आपको गिवन है, इफ a इक्वल टू दिस देन फाइंड a इनवर्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। प्रोसेस मैंने आपको बताया था, x इक्वल टू कितना होता है, a इनवर्स b। ये कैसे आया, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास a है, इसके कोएफिशिएंट, ये आपके पास क्या है x, और ये आपके पास क्या है b। सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा। ये क्लियर हुआ, x इक्वल टू ए इनवर्स b। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब सबसे पहले फाइंड करेंगे, इसके बाद, इसके जस्ट बाद अब क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे ये पता लगेगा कि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए 2 - 1 3 1 1 1 1 -1 1, क्लियर। इसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, तो 2 1 + 1 + 1 और ये 1 - 1 देन +3 -1 -1 2 2, ये 0 हो गया, +3 -2 4 -6 which is -2, it means A इनवर्स exist। क्लियर हुआ?
चलिए अब हम बात करेंगे किसके, एडजॉइंट की। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर 3/3 का है तो आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो वो आपके पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसे यहीं पर कर देता हूँ। देखिए C11 की बात करें, -1⁻², एंड इसके लिए माइनर कितना होगा, इसके लिए माइनर होगा भी हमने यहाँ निकाला था, कितना आएगा 2। देखिए 1 और ये 1 2, इसका आंसर आया +2। C12 कितना होगा, -1⁻3। अगर आपको ये निकालने में प्रॉब्लम है तो लास्ट वीडियो मेरी अच्छे से देखना, जिसमें मैंने माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना बताया है। C12 -1⁻3, C12 आपके पास ये एलिमेंट, ये गया तो ये आपके पास होगा -2, यहाँ पर भी निकला हुआ है, सॉरी 0, ये इस एलिमेंट की बात कर रहा है, तो ये गया, ये +1 -1 0, एंड देन नेक्स्ट C13 कितना है, -1⁻4, ये गया -1, और ये कितना है -1, यहाँ पर ये -1 है और ये भी -1 है, -2, तो ये यहाँ पर -2 होना चाहिए था ना, ठीक है, -2 है, तो ये कितना होगा -2। क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं C21। C21 कितना है, -1⁻3, ये रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो ये कितना होगा -1 और +3, 3 -1 कितना होता है 2, तो -2 आंसर आ जाएगा। C22 कितना होता है, -1⁻4। अब -1⁻4 है, इसका मतलब हुआ, एंड देन नेक्स्ट आपके पास ये इसकी बात, ठीक है, ये एलिमेंट है 2 2, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 2 3 1 1, तो ये हो जाएगा 2 -3 विच इज -1, एंड C23 -1⁻5, 2 3 ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये कितना हुआ -2 और +1, तो -1 हो जाएगा, -1 × -1 +1, ये आपने निकाला C के लिए। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे C31 कितना है, ये एलिमेंट है, तो -1⁻4, तो रो, ये कॉलम गया, रो गया, ये आया -1 -3 और ये हुआ 4, तो -4। C32 कितना हुआ, -1⁻5, 32 ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, तो ये कितना आया 2 -3, कितना आया -1, तो ये +1 हो जाएगा, एंड C33 कितना हुआ, -1⁻6, 2 + 1, तो ये हुआ 3। ये आपने निकाला कोफैक्टर। अब इसे किस में पुट करना है, इसको मैट्रिक्स में बना लेते हैं, तो ये कोफैक्टर है, और उसको मैं कोफैक्टर को डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो कोफैक्टर आपके पास C11 आया 2 0 -2, देन आपके पास है -2 -1 +1, एंड देन आपके पास है -4 +1 3। ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम, तो ये रो है, इसे कॉलम बना दिया, 2 0 -2 -2 -1 +1 एंड -4 +1 3। ये आपके पास आया एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्लियर हो गया होगा आपका। अभी तक आपने क्या निकाला, अब आप इसे इसमें पुट कर सकते हो। क्लियर। देन हम क्या करेंगे, इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे नोट कर लीजिए एक बार। देखिए x इक्वल टू a इनवर्स b है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया था आपका, ओ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते चलो वापस, +2 1 +1 +1 प्लस माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, ये 1 -1 एंड देन +3 हो जाएगा, ये -1 और -1, तो 2 2 ये तो 0 हो गया, देन 3 -2 हो गया, 4 -6 -2। ये आपने डिटर्मिनेंट निकाला था। तो 1x इक्वल टू 1 अपॉन -2 एंड एडजॉइंट कितना है
2 -2 -4 0 -1 1 -2 +1 3। ये क्लियर हुआ। इसके साथ में अब लगा देंगे बी क्या होता है हमारे पास, देखिए ये पूरा ए क्या है, इसमें इसके जो कोएफिशिएंट है वो एक्स क्या है आपके पास, जो वेरिएबल्स है, और बी क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म्स। बी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 9 6 एंड 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई का प्रोसेस सेम है, यहीं पर कर देता हूँ। 2 को 9 से किया, फिर -2 को इससे किया, एंड देन 4 को इससे किया। क्लियर। नेक्स्ट 0 को 9 से किया, ये आपके पास 1/-2 बार है। 0 को 9 से किया 0, -1 को 6 से किया -6, और 1 को 2 से किया +2। 2 9 ज़ा 18 -18, 1 × 6 6 एंड 3 × 2 6। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा -1/2। 18 - 8 कितना हुआ 10, और 10 - 12 -2, यहाँ आपके पास आ जाएगा 6 - 2 -4, और 12 तो ये -6 बच जाएगा। इसे सॉल्व करोगे, इस 2 को अंदर आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2, और ये हो जाएगा 3। तो ये x की वैल्यू है आपके पास। ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की ये x की है, ये वैल्यू y की है, और ये वैल्यू z की है। अब आपको समझ आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स का आता है, कंपलसरी क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार देखिए, इफ a = दिस एंड b = अनदर मैट्रिक्स, देन फाइंड ab and solve the following system of linear equation with help of it। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 मैट्रिक्स अलग गिवन है और एक इक्वेशन अलग गिवन है। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है AB। तो AB फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 - 1 0 2 3 4 0 1 एंड 2, एंड यहां पर आपके पास है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। क्लियर। इसे मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा, इसे यहाँ पर कर देते हैं, अरे दिखेगा नहीं आपको। मल्टीप्लाई किया a और b को, देखिए इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया। इस 1 को मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को -4 से किया +4, इस 0 को 2 से किया 0। फिर R1 को अभी हमने क्या किया, R1 को C1 से, अब क्या करेंगे R1 को C2 से। 1 को 2 से किया 2, -1 को 2 से किया -2, एंड थर्ड टर्म इज 0, और लास्ट है आपके पास 1 को -4 से किया -4, फिर इस -1 को इस -4 से किया +4, और लास्ट टर्म 0। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, R2 को किससे कर रहे हैं, C1 से, तो 2 2 जा 4, 3 को -4 से किया, एंड 4 को 2 से किया। क्लियर। देन नेक्स्ट R2 को C2 से कर रहे हैं, तो 2 को 2 से किया, 2 2 जा 4, इस 3 को 2 से किया, 3 2 जा 6, एंड इस 4 को -1 से किया -4। क्लियर। देन नेक्स्ट R2 को C3 से कर रहे हैं, तो 2 को -4 से किया -8, फिर इस 3 को -4 से किया -12, और इस 4 को 5 से किया 20। ठीक है। देन लास्ट 0 को इससे किया 0 C1 से, फिर 1 को -4 से किया -4, और 2 को फिर 2 से किया +4। देन लास्ट इस 0 को मतलब R3 को हम किससे कर रहे हैं, C2 से, तो 0 को 2 से किया 0, प्लस 1 को 2 से किया 2, और इसको इससे किया -2, 2 को -1 से किया तो -2, 0 को -4 से किया 0, 1 को -4 से किया -4, और 2 को 5 से किया 10।
क्लियर। अब आप देख सकते हो ए बी इज इक्वल टू कितना हुआ 600,060 एंड 006। इसे आप लिख सकते हो, इस पूरे को आप लिख सकते हो A6 यहाँ पर 100,010,001। इस पूरे को आप लिख सकते हो 6I3। I3 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्लियर हुआ। तो ए बी इक्वल टू कितना हुआ आपके पास 6I3। अब इस ए को मैं इस तरह लिख सकता हूं 1/6 बी इज इक्वल टू I3। क्लियर। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिए था, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा चेंजेस होगा। चेंजेस कैसे, अब देखिए ए और ए इनवर्स बराबर कितना होता है आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो क्या है ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स आपके पास कितना है 1/6 बी। और बी अब आपको देखो अभी तक आपने जितने भी इनवर्स निकाले थे उनमें 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए निकाला था। यहाँ पर आपके पास ए बी से निकालना है आपको। तो ए बी से निकाला आपने कितना है ये, इस बी को, अब बी क्या आपके पास ये रहा पूरा, तो बी को यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये एक बार आप नोट कर लीजिए, देन बी को मैं वहां पुट कर रहा हूं। ये यहां पर सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 बी। 1/6 बी कितना है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ये आपने E फाइंड आउट किया है। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6 बी। बी आपके पास ये है, इस 6 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपको ये गिवन था फाइंड ए बी। फाइंड ए बी जो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। एंड देन फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद हेल्प ऑफ इट। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ये x माइनस वाई है और z वाली टर्म नहीं है, मैं 0 से डिनोट कर रहा हूं। यहाँ पर आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17 और ये आपके पास x नहीं है, मैं इसे 0 से डिनोट कर रहा हूं। तो ये 2y भी नहीं है, 0 से डिनोट कर दिया, नहीं y है आपके पास, तो y प्लस z को 0 से, ये आपके पास है 2z और ये है आपके पास 7। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में रखेंगे मैट्रिक्स मेथड में। तो ये 1 -1 0 2 3 4 1 1 2 और ये आपके पास x y z, देन ये कितना है 3 17 और 7। इसे आप मान लेते हैं a, ये आपके पास कितना है x, और b तो हम मान नहीं सकते क्योंकि b ऑलरेडी है, तो इसे हम c मान लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स c। ये समझ में आया, ये समझ में आया तो एक लाइक बनता है। तो x इक्वल टू कितना है a इनवर्स c। अब यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर c ये है और a इनवर्स क्या है, a इनवर्स ये है। क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पर इसे रफ कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ax इज इक्वल टू c, देन x इक्वल टू a इनवर्स c। ठीक है, चलिए तो x इज इक्वल टू a इनवर्स c। a इनवर्स की वैल्यू है आपके पास 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 और c आपके पास है, c कहाँ गया, c कहाँ गया, अरे यार शिट। चलिए यहाँ से देख ले, 3 17 और 7, 3 17 एंड 7 वापस कर दीजिए मल्टीप्लाई। 1/6 2 3 जा 6, ये ठीक है। आपके पास इसका ऑर्डर क्या है 3/3, ये 3/1 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बनने वाली मैट्रिक्स 3/1। तो 6 2 3 जा 6 प्लस 7 2 जा 17 2 जा 34 और ये -28। इसी तरह से -6 को -4 को इससे करेंगे तो -12 34 -28
एंड देन नेक्स्ट 6 माइनस 17 35। इसे सॉल्व किया 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 ये हो गया 40 में से 28 माइनस कर दो 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 14 में से आप माइनस कर दो 34 माइनस 6, और यहाँ पर आप देख सकते हो 35 प्लस 6 41 में से 17 माइनस कर दो 24 माइनस प्लस का सॉरी, इसे सॉल्व करोगे तो 6 2 12 माइनस 1 और 4, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास z है। इस तरह से फाइंड करना था ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एटलीस्ट 2 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है, ये आप देख सकते हो, ये इक्वेशन की फॉर्मेट में आपको गिवन, मैट्रिक्स मेथड के अंदर आपको गिवन है। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, ax = b, लेकिन ये ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से इक्वेशन की फॉर्मेट में बनाते हैं। तो 3x, 0 को y से किया 0 एंड 3 को इससे किया तो 3z। ठीक है, देन इससे किया 2x प्लस y 0, देन 4x प्लस 0 2z। क्लियर, यहाँ पर आपने इसे ऐड किया, ये तो आपके पास आ गया एक मैट्रिक्स की फॉर्म, इज इक्वल टू यहाँ आप इसे ऐड कर दीजिए 8 प्लस 2y 1 प्लस z एंड 4 प्लस 3y। ये क्लियर हुआ। अब इसे इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हो गया है। तो 3x प्लस 3z इज इक्वल टू 8 प्लस 2y। ठीक है, यहाँ से आप क्या 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। देन नेक्स्ट 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस z, तो 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। एंड देन लास्ट इज 4x प्लस 2z इज इक्वल टू 4 प्लस 3y, तो 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हुई 3। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से, अब ये जो तीन इक्वेशन आपने बनाई ना, इससे बनेगा ये ax इक्वल टू b वाला कंसेप्ट, एंड देन आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसे आगे करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। कोई प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप इन जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए।